न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के एसआरएन में बीते दिनों एक युवती ने ऑपरेशन के दौरान गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों के आरोप लगाने पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कार्रवाई कर रही थी। वहीं अब एसआरएन मामले में नया मोड़ आ गया है। एसआरएन अस्पताल में रेप का आरोप साबित न होने पर दर्ज एफआईआर पर अब फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात कही जा रही है। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी व डीएम प्रयागराज द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि एसआरएन अस्पताल में रेप आरोप साबित नहीं हुआ है। दर्ज एफआईआर पर अब फाइनल रिपोर्ट लगेगी। डीएम और सीएमओ व मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की, डॉक्टरों का बयान और पीड़ित के परिवार का बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे अब दर्ज एफआईआर पर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी। पूरा मामला था, पूरी जांच की गई है। अब उस मामले में क्या तथ्य सामने आया है और जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या अपडेट है? जो घटना वहाँ पर थी उसके बारे में एफआईआर दर्ज किया गया था। पूरी तरह से हर कोणों पर, हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। ख़ास तौर से वहाँ पर जो उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों को लेकर के, जो सर्कमस्टेंशियल परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं उनको लेकर के, और साइंटिफिक वैज्ञानिक एविडेंस है, जो तकनीकी एविडेंस है, उनको समस्त बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई है। जांच पड़ताल में कहीं भी, और इसके अलावा विक्टिम के परिवार के लोगों से, अस्पताल के स्टाफ से, सभी लोगों से पूरी तरह से बातचीत करके बयानों को दर्ज करने के बाद से हमें जो एलिगेशन है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो एफआईआर दर्ज है क्या फाइनल रिपोर्ट है? जी सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है नवाब संगम नगरी प्रयागराज में इस समय से पहले इस वर्ष आए मानसून को लेकर जहां राहत मिली, वहीं दूसरी ओर बरसात में शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। करेली क्षेत्र के वार्ड नंबर 80, 64, 63, अस्करी मार्केट, 16 मार्केट चौरा, मस्तान मार्केट चौरा, जाफरी कॉलोनी, गड्ढा कॉलोनी, जाफरी की पुलिया, ऐनुद्दीनपुर, हड्डी गोदाम, इन तमाम क्षेत्रों में सड़क टूटी एवं क्षतिग्रस्त, गड्ढेदार होने के कारण बरसात का पानी भर जा रहा है और कीचड़ से फिसलने के कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। वहीं एमआईएम नेता इफ्तिकार मंदर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने लोगों की गाड़ी कमाई मेहनत के पैसे को सिर्फ शहर के नाम बदलने पर खर्चा किया है। अगर वही पैसा प्रयागराज में लगाया जाता तो आज कुछ और ही उसकी दशा होती। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है, और सरकारें तो आती जाती रहेंगी, मगर करेली क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, इससे सौतेला व्यवहार किया गया है और यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर जो गड्ढे मुक्त रोड की बात कही गई थी, अब गड्ढा युक्त है और यहाँ हल्की सी बारिश में पानी भर जाता है। इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर की दुर्दशा ज्यों के त्यों। सरकार तो बदलती है लेकिन शहर के हालात नहीं बदलते। सरकार ने शहर के नाम बदलने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के गाड़ी कमाई के पानी की तरह बहा दिए। अगर वही सैकड़ों करोड़ रुपए का ज़मीन में सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए और दूसरी बुनियादी चीज़ों के लिए खर्च किए होते सरकार के, तो आज शहर की दुर्दशा कुछ और होती। आज जो करेली क्षेत्र है हमारा, ये पूरी तरह बदहाल और टूटा फूटा है। इस क्षेत्र के साथ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और नाइंसाफ़ी की जा रही है। जिस तरीके से दूसरे जगह के लोग अपने गाड़ी कमाई का टैक्स देते हैं, उसी तरीके से यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग के साथ नाइंसाफ़ी, क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? हम लोग लगातार यहाँ के लोकल इशूज़ को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इस क्षेत्र की बदहाली, नाइंसाफ़ी, सौतेलापन के लिए निरंतर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ाई लड़ती रहेगी और इस क्षेत्र को बेहतर विकास और डेवलपमेंट के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। मैं इफ्तिखार अहमद मंदर, महानगर अध्यक्ष हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के तहत फिर नज़र टेढ़ी कर ली है, जिसके तहत अभी हाल ही में बाहुबली नेता अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की करोड़ों की ज़मीन कुर्क की गई। इसके अलावा अतीक अहमद के करीबी मड़ियाडीह में माजिद की करोड़ों की ज़मीन कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई।
अब प्रयागराज पुलिस ने माफिया और पूर्व सपा ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का नया गैंग चार्ट बनाया है, जिसमें 15 नए लोगों को जोड़ा गया। ये लोग दिलीप के अपराध में कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत के दौरान दिलीप मिश्रा गैंग फरवरी में रजिस्टर्ड किया गया था। उस वक्त इसके गैंग के 2 सदस्य थे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब गहनता से जांच की तो इसके अपराधों की कुंडली खंगाली गई, तो इसमें 15 और लोगों का जुड़ा होना पाया गया। पुलिस ने अब जो गैंग चार्ट बनाया उसमें दिलीप मिश्रा गैंग में 17 लोग शामिल हैं, जिसमें दिलीप मिश्रा की पत्नी, भाई और बेटा भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दिलीप मिश्रा पर हत्या, अपहरण, लूट, हत्या की साजिश रचने और जमीन कब्जा के 50 मामले दर्ज। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के तहत फिर नज़र टेढ़ी कर ली है, जिसके तहत किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से लिस्ट तैयार की गई है, गैंग तैयार किए गए हैं, क्या कुछ? दरअसल फरवरी में इसके विरुद्ध गैंग रजिस्टर किया गया था और उस गैंग में 2 सदस्य दिखाए गए थे। तो काफ़ी समीक्षा के बाद ये पाया गया कि इतना बड़ा माफिया जो इतने ज़मीनों को और इन सब चीज़ों को किया, इसके गैंग में और मेंबर्स होंगे। तो डीआईजी महोदय के द्वारा उसमें टीम गठित की गई और उसके साथ जिन लोगों ने मिल कर के काम किया, चाहे परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं या जो अन्य सहयोगी साथी हैं, उन सबको ढूंढा गया। तो उसमें 15 लोगों की और बढ़ोतरी हुई। तो टोटल कुल मिलाकर के इसके गैंग में 17 लोग जो है शामिल किए गए हैं और जिसकी सूचना डीआईजी महोदय के द्वारा उसकी गैंग की सूची बढ़ा करके और ऊपर शासन स्तर पर भेजी गई है। परिवार के लोग भी शामिल हैं क्या इस गैंग में? परिवार के लोग तो हर गैंग में उनका रोल रहता है, चाहे भाई हों, चाहे साले हों, बहनोई हैं, तमाम लोग होते हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, ये सब लोग मिल करके उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें काम में हैं। इनके रिश्तेदार हैं, कई इनके सहयोगी साथी हैं, तो उन सब का नाम उसमें जो है वो दिया गया है और भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि अभी रह गए हैं। तो उसमें फिर मीटिंग करके, जिसमें आईजी सर और हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, समीक्षा करके फिर उसको ऊपर लेवल पे भेजा जाता है। पत्नी का उसकी किस तरह का रोल है, वो किस तरह के अपराध में लिप्त थी? वो अब इसका तो अलग अलग सबका काम है। पत्नी का रोल है सारी चीज़ें छिपाना और उन सब चीज़ों को रखना, डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ों को छिपा करके मतलब उसमें उपयोग करना, और वो अपना सारी चीज़ों को पत्नी के नाम इधर उधर करके उसको छिपाने की कोशिश करता है। कई बार भगाने में भी काम हुआ, जैसे जब मर्डर हो गया था या अन्य कई घटनाएं हुई, तो उसमें भी उसने जो भगाने का पूरा रोल अदा किया। तो हर व्यक्ति का उसमें रोल है और चाहे वो जिस भी तरीके से उसमें सहयोगी बन रहा है तो सभी उसके चपेट में आएंगे। आशुतोष सर, ये जो माफिया दिलीप मिश्रा है, जो ब्लॉक प्रमुख भी था, कितना बड़ा माफिया और किस तरह के अपराध कार्य करता था? ये इसमें एक मुकदमे इसके 50 के ऊपर हैं। इसके द्वारा ज़मीन कब्जा करना, लोगों की ज़मीनें लिखा लेना ज़बरदस्ती, भू माफिया के रूप में भी ये है और अपराध माफिया के तौर पे भी है और शिक्षा माफिया भी हो गया था ये, क्योंकि इसके द्वारा अपने टेरर से लोगों की ज़मीनें अपने कब्जे में लेना और उसको सस्ते दामों पे लिखवा लेना, दूसरों को अपने उसमें लेने, अर्दब में लेने के लिए ये उनकी हत्या भी करवा देता है। इवन की अपने 2 गनर की भी हत्या इसने करवाई थी विगत सालों में। इसको अपने दुश्मनों को फंसाना था, तो इसके सालों ने और इन सब लोगों ने मिल करके, मतलब पारिवारिक सदस्यों ने मिल करके 2 गनर्स को इतनी फायरिंग करी थी कि उनके चीथड़े उड़ करके छतों तक में लगे हुए थे। तो कितना दुर्दांत अपराधी है, इसके बारे में तो आप जो घटनाओं के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। और ये चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग वगैरह करके दहशत फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से इसका ये रोल है कि अपराध जगत में माफिया के तौर पे, ज़मीनों को कब्जा करने के तौर पे और दूसरों से ज़मीनों को लेना और अपने अपराध के उससे धन संग्रह करना, ये इसका मुख्य पेशा है। वैश्विक महामारी कोरोना के परेशानी के बाद स्कूल में बंद कर दिए गए थे। अब स्कूल पिछली बार की तरह बंद है और बच्चों को घर पर ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी पड़ रही है, जहां पेरेंट्स मोबाइल देने से बच्चों को बचते थे और मगर अब उनको मजबूरी में पढ़ाई के लिए देना पड़ रहा है मोबाइल। और बच्चों का कहना है कि हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पाते, पहले टीचर से मिलते थे,
मगर टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, समझ में तो अच्छा आता है, मगर सबसे बड़ी परेशानी होती है जब हम अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं, हम सोचते हैं चली गई, मगर वहाँ बाद में पता चलता नहीं। इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्चे अब पढ़ाई के नाम पर हर टाइम मोबाइल भी लेते हैं, जिसका उन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और हमारी एक बच्ची के चश्मा भी लग गया है, जिसकी वजह से उसकी आंख कमज़ोर हो रही है मोबाइल चलाने की वजह से। ऑनलाइन की ये भी समस्या लोगों में दिखी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बच्चों का और उनके परिजनों का। ऑनलाइन क्लासेस में तो हम लोगों को जैसे टीचर्स जो एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही है वो चीज़ अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा कर रही हैं, हर चीज़ में हेल्प आगे कर रही हैं। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि नेटवर्क इशू जब हो जाता है तो पूरी क्लास हम लोगों की छूट जाती है। और कभी कभार जैसे वर्कशीट्स देते हैं तो मतलब वो टीचर के पास पहुंच नहीं पाती, तो वो उधर से हम लोग हो जाते हैं सेटिस्फाई कि हाँ हम लोग दे चुके, लेकिन टीचर्स को नहीं मिलती, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो दोबारा मेहनत करनी पड़ती सारी परेशानी के साथ। और स्कूल जब आप लोग जाते थे और उसके बाद अब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और घर में ही रह के पढ़ाई करना पड़ता, तो उसमें कैसा फील होता है दोनों चीज़ों को लेकर? स्कूल जाते थे तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता था कि टीचर्स से भी हम लोग इतना इंटरेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स के साथ भी हम लोगों की फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडली हो जाती थी टीचर्स की। अब ऑनलाइन में तो फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ टीचर भी बस पढ़ा के चली गई, हम लोग भी सिर्फ पढ़ के आ गए, मतलब उतना अच्छा नहीं है ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? जैसे बच्चों को पहले दूर कर देते थे मोबाइल से, लेकिन इस वक्त बच्चों की मोबाइल ही से पढ़ाई हो रही है। इससे बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ रहा है कि बच्चे हर वक्त मोबाइल लिए रहते हैं पढ़ाई के ही बहाने, और बच्चों को चश्मा भी लग गया है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो कम से कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और उसके साथ साथ बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो रहा है। लेकिन अब बच्चे इस तरह के घर में बिल्कुल पैक हो गए हैं, बस वही मोबाइल और टीवी के सिवा और कोई काम ही नहीं है उनके पास। पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है, तो पढ़ाई से बच्चे दिन भर बस लगे हैं मोबाइल ही में। बच्चों पे दिमाग पे इसका क्या असर है पढ़ाई से ऑनलाइन? तो हो रही है, स्कूल वाले तो अपना काम कर रहे हैं, मगर बच्चे पढ़ाई अब कुछ समझ ही में नहीं आ रही है बच्चों को, लेकिन बच्चे मोबाइल से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। क्या नाम है आपका? जी जहाँ एक महामारी कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए कोरोना को लेकर। वहीं अब बच्चों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं। इसके बारे में हमें जिला अस्पताल कॉलबिन के डॉक्टर राकेश पासवान मनोचिकित्सक ने बताया कि बच्चों में अनिद्रा, आंखों में तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसके लेकर लोग अब आ रहे हैं। इस मामले को करीब 100 से ज़्यादा लेकर केस अब तक डॉक्टरों के पास आ चुके हैं। सुनाते हैं क्या कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का। ऑनलाइन क्लास के समय जो है मोबाइल यूज़ करना आज के समय में एक मजबूरी बन गया है। अधिक समय तक मोबाइल यूज़ करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें जैसे शारीरिक समस्याएं, जैसे नेत्र संबंधी समस्याएं, तो नज़र में भेंगापन, आँखों में दर्द, दृष्टि दोष, इस तरीके की आँख से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनके लक्षण जैसे आँख में भारीपन, आँख में जलन, आँख में लालिमा इत्यादि देखने को मिलता है। इसके अलावा कान से संबंधित, श्रवण से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। बहुत समय तक सुनने से जो है कान की श्रवण क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक प्रकार के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। मानसिक लक्षणों में अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी, उदासी, चिंता इत्यादि लक्षण और सरदर्द जैसे लक्षण मिलते हैं। और शारीरिक इसलिए होता है क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास चलती तो व्यक्ति को बहुत देर तक एक जगह पे अनकंफर्टेबल पोजीशन में कभी कभी बैठना पड़ता है, और इससे बच्चों का जो शारीरिक खेल कूद से जो शारीरिक विकास होता है, जो शारीरिक श्रम करने से शारीरिक लाभ होता है, वो नहीं मिल पाता है और शरीर में थकान, दर्द, कमजोरी इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से मोबाइल के अत्यधिक यूज़ करने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई प्रकार के लोग जो है ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से मनोचिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं। वैसे भी आते हैं कि बच्चे में इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो इन दिक्कतों का जो है तत्कालिक जो है निर्णय लेना, इस पर परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। अब तक डॉक्टर साहब कितने इसमें एक्टिव केस आ चुके हैं? हमारे जो हेल्पलाइन है उसमें लगभग अमूमन 90 से 100 कॉल एक महीने में आती हैं, जिसमें इस तरीके की ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई से जुड़ी और मोबाइल अधिक यूज़ करने से जुड़ी लगभग 30 से 40 कॉल होती है एक महीना में।
संगम नगरी प्रयागराज में नवाबगंज क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। बता दें शादी समारोह में कई लोग एक साथ बैठकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो प्रयागराज के नवाबगंज इलाके की शादी समारोह होने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो में अभी ये कौन है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी, मगर वायरल वीडियो चर्चा की बाजार गर्म होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने तत्काल इसकी जांच की और बताया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है और ये एक असलम नाम के व्यक्ति है जहां उसके यहाँ शादी थी उसके टाइम में ये वीडियो होने की बताई जा रही, मगर इसकी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई जा सकती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि असलम के द्वारा प्रधानी इलेक्शन से पहले ही सारे असलहे जमा करा लिए गए थे और जिसके बाद उसको निरस्तीकरण के लिए भी भेज दिया गया था। आइए सुनाते हैं क्या कहना है एसपी गंगापार धवल जायसवाल का। इस वीडियो की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तथ्य जो सामने आया है, यह वीडियो करीब 2 वर्ष पुराना है। जो एक असलम नाम का व्यक्ति है उसके घर में एक शादी थी, उसी का ये वीडियो है और एग्जैक्ट डेट इसकी क्या है ये तथ्य चेक किया जा रहा है। बाकी पंचायत इलेक्शन को देखते हुए जो असलम हैं उनके घर परिवार में जो भी शस्त्र थे उनको जमा किया जा चुका है मई महीने में ही और उसके कैंसिलेशन की रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। शेष इस वीडियो के संदर्भ में जो भी तथ्य हैं उनको जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हर फायरिंग करने वाले लोग में कोई अपराधी हिस्ट्री सीटर भी शामिल? इन सारे लोगों की पहचान की जा रही है। चूँकि वीडियो 2 साल पुराना है तो चेहरे की पहचान और वस्तुस्थिति की पहचान की जा रही है और शीघ्र ही इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको दी जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स का अपहरण कर लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कटरा चौराहे पर 2-3 लोग एक शख्स को पकड़ के जबरदस्ती कार में बैठाकर तेज़ी से भाग निकलते। सरे राह अपहरण का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने कार का पीछा किया, उसे करैली के थाना क्षेत्र में पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि अपहरण करने वालों को पीड़ित से पैसे के लेने देन का विवाद पहले से था। दोनों पक्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तत्काल ही चेकिंग वगैरह लगाई गई सब तरफ। उसमें करैली में ये लोग पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जो लड़का जिसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा था रजनीकांत, वो भी मिले हैं। वो करछना के रहने वाले हैं, तहसील क्षेत्र के। अभी आरंभिक तौर पे ये जानकारी मिली है कि करछना में तहसील क्षेत्र में उनका एक जूनियर हाई स्कूल है जिसका ये मैनेजर है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट के नाम पर ये 2 लोगों के पैसा ले रखे थे, जिसमें एक किसी का अपॉइंटमेंट हो भी गया और एक का नहीं हो पाया है। दूसरे पक्ष के मुताबिक इनके 13.5 लाख रुपया का इनके पे ड्यूज बनता है, जिसको लेके कई बार इनकी बैठकें हुई, पंचायत हुई, लेन देन की बात हुई, तो वो नहीं दे रहे थे। इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की आज, जो बिल्कुल गैर कानूनी है और कहीं से भी इसको औचित्यपूर्ण नहीं है। जितने लोग इसमें शामिल हैं सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें लोग पकड़े गए हैं, गाड़ी भी बरामद हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोग पकड़े गए हैं? सभी लोग गाड़ी में जो बैठे थे 4 लोग। कितना रुपए में सौदा किए थे? भर्ती का नाम से बता दिया था आपको, 13.5 लाख था उसमें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।